की महिलाओं में ये ऑलमोस्ट सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक बनता जा रहा है। नहीं आती लेडीज़ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्या कहते हैं पहले अपना मास्क पहनो फिर दूसरों का मास्क। तो वीमेन हैव टू प्रोएक्टिवली अडॉप्ट दैट लाइफस्टाइल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कस करना हमारी कंट्री में थोड़ा मुश्किल है। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग द एज एंड आई एम नंदिनी। आज हम एक क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है, और वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर्स में से एक है, और चिंता की बात यह है कि बहुत से केसेस में इस डिजीज़ का पता काफ़ी एडवांस स्टेज पे आके पता चलता है। इसकी वजह अवेयरनेस की कमी, रेगुलर स्क्रीनिंग्स टाइम पर ना होना और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो खुलकर बातचीत होनी चाहिए वो ना होना भी एक बड़ी वजह है। आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, एंड फॉर दैट आई एम जॉइंड बाय डॉक्टर पाखी अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी and robotic surgery at Indraprasth Apollo Hospital. Thank you, ma'am, for joining us in this conversation. Thank you for having me here. To start with, मेरे को एक चीज़ समझनी है कि अगर किसी इंसान को नहीं पता है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट टू देम? राइट, तो सर्विक्स जो होता है वो बच्चेदानी का या यूट्रस का एक पार्ट होता है जो कि हम जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उसे देख सकते हैं। तो आप कह लीजिए बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है। तो ये एक अलग से ऑर्गन नहीं होता, यूट्रस का ही पार्ट होता है, लेकिन एक ऐसा पार्ट होता है जिसका कैंसर यूट्रस के कैंसर से अलग होता है, अलग बिहेव करता है और अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं। काफ़ी लोग सर्विक्स को सर्वाइकल स्पाइन से कंफ्यूज कर लेते हैं। ये वो चीज़ नहीं है, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक लेडी का जिसके कैंसर के बारे में हमें कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बताया भारत की महिलाओं में ये ऑलमोस्ट सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक बनता जा रहा है। ओके, अभी भी इतना बड़ा कंसर्न क्यों है ये अमंग विमेन इन इंडिया? ये प्रॉब्लम बड़ी डीप रूटेड है बिकॉज विमेन इन इंडिया वी टेंड टू इग्नोर आवर ओन हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते। कुछ सिम्टम्स होते हैं तो बहुत दिनों तक हम सोचते रहते हैं कि शायद ये सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे या बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आधे टाइम हम ये रियलाइज़ भी नहीं करते कि एक्चुअली ये रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं किसी डीपर बीमारी का। और क्योंकि महिलाओं में पीरियड की प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हैं कि पीरियड्स का थोड़ा बहुत आगे पीछे होना, थोड़ा बहुत हैवी होना बहुत सारी महिलाएं नज़रअंदाज कर देती हैं। और समटाइम्स अर्ली कैंसर के यही सिम्टम होते हैं कि आपके पीरियड्स जैसे मीनोपॉज की एज आ गई है तो पीरियड्स बंद होने के बदले थोड़े लंबे चलते जा रहे हैं, पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो रही है या इंटरकोर्स के बाद संभोग करने के बाद ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सिम्टम और बीमारियों के भी होते हैं, इसलिए भी नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। तो जागरूकता ज़रूरी है कि क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। दीज आर फ्यू ऑफ दोज सिम्टम्स। उसके अलावा अगर आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं बार बार, जिनके लिए आप दवा खाते हो, दवा से ठीक हो रहे हैं लेकिन फिर भी दोबारा हो रहे हैं, तो उस केस में भी थोड़ा बारीकी से देखने की ज़रूरत होती है कि ऐसा तो नहीं कि कैंसर के सेल या प्री कैंसर जिसको हम बोलते हैं उसके सेल बनने शुरू हो गए हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के बेसिकली क्या अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं? राइट, तो अर्ली वार्निंग साइंस अगर हम कहें या सिम्टम्स कहें तो अगर रिप्रोडक्टिव एज की लेडी में 30 से लेकर आप समझ लीजिए 60 साल की उम्र तक भी अगर आपको 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, बार बार पेल्विक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पीरियड्स जा चुके थे, पीरियड्स ख़त्म हो गए थे, मीनोपॉज हो गया था, उसके बाद दोबारा ब्लीडिंग शुरू हुई, तो ये सब हम रेड फ्लैग सिम्टम्स मानते हैं। या आपको यूरिन पास करने में कोई दिक्कत है, मोशन में कोई दिक्कत है, स्मेल बदबूदार जैसा डिस्चार्ज कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है, पेट फूल रहा है, भूख नहीं लग रही, ये सब सिम्टम हो जाते हैं एडवांस्ड कैंसर के। पर ये एक स्पेक्ट्रम में चलते हैं, तो अगर हम अर्ली सिम्टम्स को देख लें डिटेल में तो वो लेट स्टेज पर ज़रूरी नहीं हर एक को, लेकिन क्योंकि जागरूकता कम है, बहुत सारी महिलाएं हमारे पास उस स्टेज में आती हैं जब उनको यूरिन में प्रॉब्लम आने लगी, डिस्चार्ज है जो ठीक ही नहीं हो रहा, ब्लीडिंग है जो ठीक ही नहीं हो रही, या मोशन में दिक्कत आ रही है, वज़न गिर रहा है, इस स्टेज में आती हैं। ओके, जब भी हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करते हैं तो एक वायरस आता है HPV,
तो ये वायरस फैलता कैसे है? इज़ इट एयरबॉर्न या कैसे ये वायरस स्प्रेड होता है? राइट, तो सर्वाइकल कैंसर जो है इस वायरस के साथ लिंक्ड है। अब लेकिन इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जिसको एचपीवी है उसको 100% कैंसर ही होगा। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शंस आपको आते हैं, जैसे फ्लू हो गया, फीवर हो गया, उस तरह से होता है, लेकिन ये एयरबॉर्न नहीं होता। ये क्लोज इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। तो इस और दूसरी चीज़ इस वायरस के बारे में है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर किसी को ये वायरस इन्फेक्शन है और उसने अपने पार्टनर को दिया, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई भी ऐसे सिम्टम हुए होंगे जिससे पता चले। जैसे फ्लू अगर आपको होता है, फीवर है, आप दूसरे से दूर रहते हो, यू ट्राई टू नॉट इन्फेक्ट द अदर पर्सन, यू अवॉइड दैट। बट ये वायरस उस तरह से साइलेंट होता है। तो ये म्यूकोजल सर्फेसेस को अफेक्ट करता है। जितने भी हमारे बॉडी के म्यूकोजल सर्फेसेस हैं, चाहे वो थ्रोट में हो, चाहे वो माउथ में हो, चाहे वो वजाइनल एरिया में हो, चाहे वो एनल एरिया में हो, जहाँ जहाँ म्यूकोजल सर्फेसेस होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। साइलेंट टाइप का इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन का परसिस्टेंस आपके सिस्टम में, यानी कि आपकी शरीर में वो क्षमता ना हो पाना, कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी वीक होना, कि आप इस वायरस को क्लियर नहीं कर पा रहे हो और ये वायरस आपके सिस्टम में सालों तक रह रहा है, तब जाके एक चेंजेस शुरू हो जाते हैं सेलुलर लेवल पे, जो कि सेल्स को पहले प्री कैंसर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बाद में जाके कैंसर में कन्वर्ट करते हैं। ये एक लंबी साइकिल होती है, ये ओवरनाइट भी नहीं होता, ये महीनों में भी नहीं होता, ये सालों में होता है। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं इसको डिटेक्ट करने की, इसको ट्रीट करने की। उतना ही लंबा हमारे पास, अगर कोई जागरूक है और डॉक्टर के पास गया किसी भी सिम्टम से, हम उसमें टेस्ट करते हैं, एचपीवी भी करते हैं, पैप स्मीयर भी करते हैं, जो कि दूसरा टेस्ट होता है सर्विक्स में चेंजेस देखने का। तो जब हम उनमें डिटेक्ट करते हैं कि अबनॉर्मेलिटी है, तो अगर हम उस अबनॉर्मेलिटी को उस पॉइंट पे ही ट्रीट कर देते हैं, प्री कैंसर स्टेज पे ही ट्रीट कर देते हैं, तो आगे जाके 95% को कैंसर नहीं बनता। बट ये अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो इसका क्या क्योर है? कैंसर जब फ्रैंक कैंसर हो जाता है तो पहले तो उसको डायग्नोज करना ज़रूरी होता है कि वाकई ये कैंसर है, तो वो हम बायोप्सी से करते हैं। उसके बाद हम कुछ टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि ये कैंसर सर्विक्स तक ही लिमिटेड है या ऑलरेडी सर्विक्स से बाहर फैलना शुरू हो गया है। उसमें कभी कभी पेट स्कैन होता है, एमआरआई होते हैं, टेस्ट होते हैं, प्लस आपके डॉक्टर जैसे हम हैं, हम क्लिनिकली भी एग्जामिन करके देखते हैं कि ये डिजीज़ सर्विक्स तक ही लिमिटेड है या उसके बाहर जाना शुरू हो गया है। तो जो ट्रीटमेंट होती है इस कैंसर की, उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं। सर्जरी एक ऑप्शन होता है, कीमोथेरेपी एक ऑप्शन होता है, रेडिएशन एक ऑप्शन होता है, और एक ऑप्शन आजकल पिछले कुछ सालों से इम्यूनोथेरेपी भी है। तो ये तीनों चारों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पेशेंट किस ऑप्शन के लिए बेस्ट सूटेड है, वो हमारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जो हमारे को इमेजिंग में पता चलता है स्टेज ऑफ डिज़ीज़ क्या है। तो अगर स्टेज अर्ली होती है कि डिज़ीज़ जो कैंसर है वो बच्चेदानी के मुंह तक ही लिमिटेड है, तो सर्जरी अच्छा ऑप्शन होता है, बेटर ऑप्शन होता है। अगर ये ऑलरेडी फैल चुका है तो सिर्फ सर्जरी इसका इलाज नहीं है, तो उस केस में हमें कीमो रेडिएशन या इम्यूनोथेरेपी कंसिडर करनी पड़ती है। सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई वैक्सीन आती है जो यंग गर्ल्स में या एडोलसेंट्स में लगती है? राइट, तो जो हमने बात करी वायरल इन्फेक्शन की, जैसा मैंने बताया वो क्लोज पर्सनल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होता है। तो वैक्सीनेशन का पर्पस क्या है? वैक्सीनेशन का पर्पस है आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करना, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ देना, ताकि जब बाहर से वायरस आए तो आपकी बॉडी में उतनी क्षमता हो कि वो उस वायरस को घर ना करने दे या पकड़ ना लेने दे आपके शरीर में। तो जो वैक्सीन देने की जो आइडियल एज होगी वो तब होगी जब आपको वो वायरस का एक्सपोजर नहीं हुआ, विच इज़ वाई उसकी जो एज रिकमेंडेड है फ्रॉम ऑल द इंटरनेशनल डेटा ऑल्सो इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 9 ईयर्स। 9 से 15 साल आइडियल एज होती है। जो आपने बात करी लड़कियों के लिए, ये लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए है ये वैक्सीन। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया ये एचपीवी सारे म्यूकोजल सर्फेसेस को अफेक्ट करता है, तो बॉयज़ में भी, मेन में भी कैंसर कॉज करता है। सर्विक्स का नहीं कर सकता नेचुरली, बट थ्रोट का कैंसर करता है और जेनाइटल ऑर्गन्स का कैंसर करता है। तो ये वैक्सीन सबके लिए है, जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है, ये लड़कियों की पर से वैक्सीन नहीं है। हमारे कंट्री में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको, अगर हमारे रिसोर्स लिमिटेड हैं तो हम पहले गर्ल्स को फोकस करना चाहेंगे, बिकॉज वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा है कंपेयर टू मेल कैंसर्स, बट इट इज़ फॉर बोथ, इट इज़ फॉर बॉयज़। सो आइडियल एज जो है वैक्सीनेशन की वो है 9 से 15 साल।
इससे पहले कि वायरस आपके सिस्टम में आए। बहुत सारे सोसाइटीज़ में शादियां जल्दी हो जाती हैं, 15, 16, 17 पे भी हो जाती हैं, तो इसलिए वो एज 9 से 15। लेकिन अप टू द एज ऑफ 45 महिलाएं ये वैक्सीन ले सकती हैं। वैक्सीन के थोड़े से चीज़ें चेंज हो जाती हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। तो जब ये वायरस नहीं आता तो आपका जो मेन रिस्क है कैंसर का ऑफ वायरस कॉजिंग दिस, दैट गेट्स टेकन अवे। सो येस, इन दैट सेंस इट इज़ अ कैंसर प्रिवेंटिंग वैक्सीन डेफिनेटली, और एफिकेशियस है। मतलब इस पे स्टडीज़ हुई हैं 2006 ऑनवर्ड्स। तो जो वैक्सीन पहली जो लाइसेंस हुई थी, यूएस एफडीए ने अप्रूवल दिया था, वो 2006 में दे दिया था। तो इतने 20 साल से का ऑलमोस्ट डेटा है कि ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है कैंसर प्रिवेंट करने में। क्योंकि जिन कंट्रीज़ में ये वैक्सीनेशन नेशनल प्रोग्राम में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे नॉर्वे में है, जैसे बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, जहाँ जहाँ ये नेशनल प्रोग्राम में है, यानी कि सब बॉयज़ एंड गर्ल्स को एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन मिल रही है, वहाँ पे कैंसर इंसिडेंसेस बहुत बहुत कम हो गए हैं। और हमारी कंट्री में नीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा कैंसर इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। अगर 600,000 केसेस हो रहे हैं ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर के, 150,000 आर ओनली इन इंडिया। बट इंडिया इज़ नॉट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बट 1/4 ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस इज़ contributed by India. So we have a huge scope actually for vaccinating the appropriate population to bring down this public health problem. क्या गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेती है सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के लिए, कुछ ड्राइव्स, कुछ कैंप्स? गवर्नमेंट डेफिनेटली कर रही है। इनफैक्ट अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में लास्ट कपल ऑफ वीक्स में, इवन दिल्ली गवर्नमेंट, इवन हरियाणा गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू गिव द वैक्सीन फ्री to 14-15-year-old girls, and I think that's a very मतलब बहुत पॉजिटिव और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप है कैंसर एलिमिनेशन के लिए। जागरूकता बढ़ा रहे हैं, हम सभी बढ़ा रहे हैं, एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी भी हम बढ़ाते हैं, सरकार भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करती है। इसको हमें और स्टेप अप करने की ज़रूरत है। अभी हमने एक सर्वे किया था अपोलो हॉस्पिटल में ही, जो लोग यहाँ पे आते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं, एक इनफॉर्मल सा सर्वे किया था। 100 लोगों से हमने पूछा था कि आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में मालूम है या नहीं, और आपको ये मालूम है कि या नहीं कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है। तो अवेयरनेस इस सेटअप में तो अच्छी है। 75% को पता था, 50% को ये भी पता था कि वैक्सीनेशन इफेक्टिव है, कारगर है टू प्रिवेंट। बट अगर हम थोड़ा सा पेरिफेरी में चले जाते हैं, थोड़ा पॉपुलेशन विच इज़ नॉट सो वेल एजुकेटेड, जहाँ पे एक्चुअली नीड ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सर्वाइकल कैंसर का जो इंसिडेंस है वो इस पॉपुलेशन में ज़्यादा है, जिनकी एजुकेशनल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, तो उस सबसेट में भी कैंसर केसेस ज़्यादा हैं। तो हमें जागरूकता सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हमें भी एज इंडिविजुअल्स हमें इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है कि हर बच्चा आके पूछे कि भाई मेरी वैक्सीनेशन कब होगी। उस स्टेज पे हमें पहुंचना है। इस वैक्सीन से रिलेटेड कुछ मिथ्स भी है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये अनसेफ है विमेन के लिए, या इससे फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। बहुत सारे इस तरह के मिथ्स आए हैं बीच में, और सिर्फ इस वैक्सीन के लिए नहीं, बहुत वैक्सीन्स के लिए आते हैं। तो जैसी वैक्सीन वो होती है, एक एंटी वैक्सीन लॉबी अपने आप खड़ी हो जाती है इन दिस थिंग। बट स्टडीज़, डेटा, एवरीथिंग है शोन, ना इस वैक्सीन में लाइव वायरस है जिससे कि किसी को एचपीवी हो, ना इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी हो, ना इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि कोई बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो। डेफिनेटली हर वैक्सीन का, एनी वैक्सीन, वेदर इट इज़ टेटनस, इट इज़ हेपेटाइटिस, दे ऑल हैव स्मॉल 5-10% साइड इफेक्ट हर वैक्सीन में होते हैं। माइनर पेन हो गया आर्म साइड पे, फीवर हो गया, थोड़ी स्वेलिंग हो गई, ये हर वैक्सीन के साथ है। आपको कभी टेटनस लगा होगा, यू विल अंडरस्टैंड थाई में कितने दिन पेन रहता है। सो ये माइनर साइड इफेक्ट हर वैक्सीन के हैं। कुछ होते हैं जो सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो 1 in 1 lakh होते हैं। वो भी जैसे पोलियो वैक्सीन का भी 1 in 1 lakh एक साइड इफेक्ट होता है। तो सेम वो हर वैक्सीन के साथ है। तो इस वैक्सीन के कोई ऐसे अलग से नहीं है विच आर नोट वर्दी और विच नीड टू बी डिस्कस्ड। इट इज़ द सेम फॉर एनी वैक्सीन मेड इन दिस मैनर, राइट। बट हाँ, जहाँ पे हम किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहते, उससे घबरा रहे हैं, एंड वो भी जागरूकता का ही इशू है। इट इज़ अवेयरनेस। व्हेन पीपल आर मोर अवेयर, दीज मिथ्स विल अपने गेट बस्टेड ऑन देयर ओन। अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेशन, कितना इम्पोर्टेंट है एक पैप्समियर टेस्ट करवाना या एक एचपीवी का टेस्ट करवाना? राइट। तो जब हम कैंसर प्रिवेंशन की बात करते हैं, अब हम 3 पिलर होते हैं इसके। पहला है वैक्सीनेशन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, की मतलब आपके अंदर वो चीज़ ही ना आए
कि बाद में जाके कैंसर बन सके। सो वैक्सीनेशन एक होता है, दूसरा होता है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो आपका जो अगर हाई रिस्क बिहेवियर है उसको कर्टेल करना, कॉन्डम्स यूज़ करना फॉर इंटरकोर्स, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करना, ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाते हैं। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया HPV का या कुछ प्रॉब्लम बननी शुरू हो गई तो उसको हम जल्दी पकड़ लें बिफोर इट गोज़ टू कैंसर, प्री कैंसर में या उससे भी पहले। उसमें आता है पैप स्मीयर और HPV टेस्ट। तो अगर हम पैप स्मीयर करते हैं जो हर महिला के लिए रिकमेंडेड है हर 3 साल में, अगर हम HPV टेस्ट करते हैं हर लेडी के लिए रिकमेंडेड है हर 5 साल में, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम अगर बननी शुरू हो गई है तो आ जाता है टर्शरी प्रिवेंशन, जो है उस प्रॉब्लम को उसी स्टेज पे ट्रीट कर देना कम्प्लीटली। उसके लिए हमारे कुछ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट सेफ टू से दैट प्री कैंसर कैन बी 100% ट्रीटेड विद दीज प्रोसीजर्स इफ इट इज़ डिटेक्टेड इन टाइम। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन हो गए। लॉन्ग लैग पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 10 years बिफोर प्रॉब्लम विच स्टार्टेड टुडे टर्न्स इनटू कैंसर। इवन दो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से केसेस में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि बहुत ही एडवांस स्टेज पे लोगों को पता चलता है, महिलाओं को। आपको क्या लगता है कि वो अभी भी एक टाबू है महिलाओं के अंदर? वो एक साइकोलॉजिकली जो हम सोचते हैं कि मुझे गायना के पास नहीं जाना, या इस रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ रिलेटेड टॉक्स होती है उसके बारे में खुल के बातचीत नहीं करना, आपको क्या लगता है कि ये भी एक वजह है इसकी? ये डेफिनेटली एक वजह है। नहीं आती लेडीज़ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। हमारे अंदर इतना इनग्रेन्ड होता है ना कि हमें सबका ध्यान रखना है और अपने को हम बिल्कुल लास्ट में कर देते हैं। आप फ्लाइट में गए होगे, सभी जाते हैं, क्या कहते हैं, पहले अपना मास्क पहनो फिर दूसरों का मास्क। सो वीमेन हैव टू प्रोएक्टिवली अडॉप्ट दैट लाइफस्टाइल। अपने लिए आधा दिन, एक दिन, जस्ट टू गेट हेल्थ चेकअप डन, रूटीन टेस्ट डन इज़ अ मस्ट फॉर एवरी वुमन इन टूडेज एज। एंड खासकर आजकल तो हम मतलब लेडीज़ ड्यूअल क्या ट्रिपल रोल भी प्ले करती हैं। घर में भी देखते हैं, फैमिली भी देखते हैं, प्रोफेशन भी देखते हैं, एजिंग पेरेंट्स को भी देखते हैं, बच्चों को भी। सो इट्स मेनी थिंग्स अ वुमन इज़ टेकिंग केयर ऑफ। एंड वुमेंस डे है अभी, द वीकेंड था। सो दीज थिंग्स ओनली गेट हाईलाइटेड ऑन स्पेशल डेज। वाई? वी आर अ वुमन एवरी डे, दीज शुड बी हाईलाइटेड एवरी डे, राइट? तो येस, लेडीज़ नहीं आती अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने, नहीं बात करती, और जो थोड़े से सोशियो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं वो और भी ज़्यादा नहीं करते। उनको लगता है फैमिली के रिसोर्सेज हमारे ट्रीटमेंट में या हमारे उसमें खर्च हो जाएंगे तो एजुकेशन नहीं हो पाएगी बच्चों की, या जो भी होगा। सो येस, दैट इज़ अ बिग थिंग। प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कस करना हमारी कंट्री में थोड़ा मुश्किल है। मतलब उतना ओपनली लोग नहीं डिस्कस कर पाते विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। दैट इज़ द other caveat to this. Okay. Thank you so much, ma'am, for your time and for sharing your insights. And मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाहर आएँ, स्पीक टू योर डॉक्टर, स्पीक टू योर गायनैक्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको बहुत हल्के सिम्टम्स लग रहे होंगे, लेकिन कल यही सिम्टम्स एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं। सो थैंक you once again, ma'am, for speaking to us. That's all for this video. With video journalist Abhishek and Sushil, this is Nandini Joshi signing off.